इयं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। हे गणपति देवता, आप विश्व के उद्भव के साथ ही आपकी भी स्थिति है। आप तत्वों में एक हैं, प्रत्येक अणुओं के कंससनेस हैं, सूझबूझ हैं। आप जगत के निर्माण में एक शिल्पी के रूप में कार्यरत हैं। आप की कृपा के बिना शरीर का जो तन मन बुद्धि चित्त चेतन अहंकार ये स्वस्थ नहीं रह सकता। यद्यपि कि माता ने आपको आत्म तत्व के रूप में के छोटी आत्म तत्व के छोटी इकाई के रूप में, सोल के रूप में, स्पिरिट के रूप में प्रत्येक जीव में, हमारे भीतर भी, मनुष्य में भी वर्तमान है। इसके बाद आपको अपनी सेवा में लगाकर और आपके माध्यम से नीचे तन से लेकर और आप तक की सेवा के लिए जो भी माता ने प्रबंध किया है स्वचालित शैली में, उन सारे का नियंत्रक भी आप ही हैं। तन को भी बनाने का मन इंद्रियों को ठीक रखने का और मन के को उसके साथ मिलकर जगत के विस्तार करने का, साथ ही विस्तार की जो प्रक्रिया है उसको, उसके कर्मज इत्यादि फलों को उसके अनुसार उसका आयु तक ले सारी लेखा जोखा की व्यवस्था रखना और साथ ही बुद्धि कौशल से आपका जिसकी सेवा में हमेशा सतर्क रहना, चेतन रहना, चित्त में आपके लिए सारी व्यवस्था को करते रहना, ये सारी क्रियाएं आपकी अधीन है। आप हम लोगों का तन जो है सूक्ष्म शरीर का घर है, और इस घर को भी ठीक रखना, आप जिस घर में आप रहते हैं उस घर में भी को भी ठीक रखना आप ही का कर्तव्य बनता है। यद्यपि कि मनुष्य ने सिर्फ इतना ही किया कि अपने भोजन का इंतजाम अपने हाथ में ले लिया। जब जंगली जीवन में था तब आप प्रत्येक मनुष्य के विवेक के रूप में आप अपने डायरेक्ट माता के साथ कांटेक्ट में थे और सारी भोजन की सारी इंतजाम आप प्रत्येक जीव के लिए करते थे। सारे जीव के साथ आपका अलग अलग कनेक्शन था, फिर भी एक साथ आप सारी व्यवस्था को करते थे। लेकिन जब हम मनुष्य जब अपने हाथ में भोजन का इंतजाम लिया, भोजन से ही मनुष्य बनता है, भोजन से ही मनुष्य का पोषण होता है, भोजन से ही सारी क्रियाएं मनुष्य की होती है। तुम भोजन को इसने अपने हाथ में लेकर और एक अपना पोषण, अपनी व्यवस्था इसने स्वीकार किया। लेकिन इस अपनी व्यवस्था और अपनी पोषण में जब आपके सूक्ष्म शरीर में आपको अगर बहुत अच्छे ढंग से नहीं रख पा रहा है तो प्रेरक के रूप में ही आप ही को रहना है, आप ही को थोड़ा सा कुछ प्रेरणा देते रहना है, आपको ही कुछ कार्य करनी है। यद्यपि कि मनुष्य जब अपने आहार विहार को प्रकृति के अनुकूल, आपके अनुकूल, मानी हुई मान्यताओं के अनुकूल रखता है तो वह स्वस्थ रहता है, आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आज की डेट में, आज के तारीख में मनुष्य जो है मनमोजी हो गया है, मन के अधीन हो गया है और बहुत तरह के भक्ष अभक्ष का विचार किए बिना क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए इस पर विचार किए बिना खा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है
बार बार मैं कह रहा हूँ कि यह जहर से अपने भोजन को पैदा करता है और जहर मिला के रखता है, जहर मिला के खाता है। ये अजीब बात है। इसके लिए कुछ विशेष रूप से हे गणपति देवता आप प्रेरित करें कि जिसमें ये काम ये छोड़ दे। चूंकि आधुनिक विज्ञान भी इस बात को अनुमति नहीं देता है कि साहब आपके शरीर में जहर से बना हुआ, जहर से के मिला कर रखा हुआ, जहर के साथ जो कुछ भी है वो आप के लिए हानिकर है। इसलिए आपका शरीर जहर से मिला हुआ भोजन से नहीं बनेगा, पोषित नहीं होगा। आपका मन, बुद्धि, चित्त, चेतन सब ठीक नहीं रहेंगे। ये आधुनिक विज्ञान भी इस बात पर अध्ययन किया है, लेकिन मनुष्य आधुनिक विज्ञान की सहारा लेकर आधुनिक शैली में अपना जीवन शैली बनाया है और आधुनिक का भी बहिष्कार करके चलता है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार भी यह मनुष्य नहीं चल रहा है। ऐसी स्थिति में आपका ही सहारा है, आप भी इस पर कुछ कर सकते हैं। बाकी किसी को बाकी स्वयं मनुष्य का भी अपने ऊपर बस नहीं चल रहा है। यद्यपि कि कुछ इसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मनुष्य हैं जो अपने स्वास्थ्य के संदर्भ में थोड़ा चिंता करते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत छोटी है। लाख में, हजार में एक होंगे, यही स्थिति है उनकी। ऐसी स्थिति में हे गणपति देवता आप कल्याण करें ताकि प्रत्येक व्यक्ति चैतन्य हो जाए कि मैं स्वस्थ रहूं, मुझे मेरे अनुकूल आहार विहार, अपने अनुकूल आहार विहार ले, पच जाए तो आहार का सेवन करे और अनुकूल प्रतिकूल का विचार करते हुए, हित अहित का विचार करते हुए वो जीवन जिए। मैं श्याम बिहारी तिवारी वेद आयुर्वेद का उपासक हूँ। आयुर्वेद हमारे जीवन को जीने की कला है और आयुर्वेद के अनुसार अगर हम जीवन जीते हैं तो स्वस्थ रहते हैं। आयुर्वेद के नियमों पर आधारित हमारी समाज रचना रही है, जो आज से 40-50 वर्ष पहले कंप्लीट तोड़ देने के लिए भारतीय मनुष्य ने संकल्प लेकर तोड़ा है। सब कुछ नया बनाने के लिए, सब कुछ नया करने के लिए पुराने को सड़ा गला मान लेने की प्रवृत्ति बनाकर ये सारी अपने को बीमार डालने की स्थिति में बन गया है। ऐसी स्थिति में मैं प्रयास करता हूँ कि इस भूल को सुधारा जाए और मनुष्य अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए चैतन्य हो। उस चैतन्यता में थोड़ी सी प्रेरणा आपको मिल जाए, इसके लिए मैं इस कार्यक्रम के साथ आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ। इसके में ज्ञान इत्यादि जो कहता हूँ, उस ज्ञान को तो इस माध्यम से पूरी की पूरी कही ही नहीं जा सकती। इतना विशाल विज्ञान है। रोग का चिकित्सा और सारी व्यवस्था जो भी ज्ञान है आयुर्वेद का, उस ज्ञान को थोड़े मात्रा में 5-10 मिनट में बोला नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता। लेकिन इसके बावजूद भी एक प्रेरणा के लिए मैं आपसे के सामने इस तरह से प्रस्तुत होता हूँ ताकि आप अपने को सजग करें, आप चैतन्यता की ओर बढ़ें और अपने तन, जिसमें आपका मन इत्यादि रहता है, उसको स्वस्थ रखें। आज तन की बीमारियों की भीड़ हो गई है। उन बीमारियों में सब बीमारी अभावजन्य हो गई है या जहर खाने में जहर होने के चलते जो हमारे भीतर की संचालक शक्ति है, वो संचालक शक्तियों को भोजन नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में मनुष्य पड़ गया है और इसमें अगर थोड़ा सा सावधानी बरतता है जो आदमी, वो थोड़ा सा कम जहर का इस्तेमाल करते हुए अपना जीवन जीता है तो वह स्वस्थ रहता है। इस कड़ी में आपको रक्त वह संस्थान पर हम लोग बात कर रहे थे, उसमें मैंने कुछ बातें हैं हम लोग किए हैं। अब आज मैं
ब्लीडिंग के क्रम में जो नाक से ब्लीडिंग होता है, माने बीच बीच में बहुत सारा लोगों का नाक में से ब्लीडिंग हो जाता है, तो इसके लिए मैं आज आपको बताता हूँ कि नाक का ब्लीडिंग भी पित्त का रोग है। और आप जब विषण काल माने आता है, जैसे कि अभी शरद ऋतु चल रहा है, और शरद से जब हम माने मई के मास के साथ साथ अगर ये जब जैसे ही शिशिर की ओर हम बढ़ेंगे तो हमारे भीतर का पित्त बढ़ेगा। जो हमारे भीतर का पित्त बढ़ेगा, ये 15 भादों के बाद यानी भादों के मौसम के बाद पित्त बढ़ने लगता है और कफ इत्यादि का क्षय होने लगता है। तो ये जैसे पित्त बढ़ने लगता है, हमारे भीतर के फ्लोरा, हमारे भीतर की सारे वस्तुएं थोड़ा सा गर्म होने लगती है, और हम इसमें गर्म पदार्थों का सेवन, कटु पदार्थों का सेवन अगर ज़्यादा करते हैं, आहार विहार को अगर संयमित नहीं रखते हैं, तो ब्लीडिंग हो जाने की स्थिति बन जाती है। नाक से ब्लीडिंग भी उसी का एक परिणाम है। वायु का जब बड़ी आंत में वायु बनती है तो हमारे वह वायु हमारे नाक के जो श्वास लेने की जो नाक का जो भीतर का ऑर्गन है, श्रृंगाटक इत्यादि मर्म है, उसको सुखा देता है। उस मर्म को तुरंत मस्तिष्क को हानि न पहुंच जाए, पूरे शरीर में हानि न हो जाए, इसलिए शरीर के भीतर की ऑर्गन क्या करता है कि थोड़ा सा अगल बगल के कैपिलरीज को तोड़ देता है, फोड़ देता है, अब ब्लीडिंग करा के और उसको सिंचित कर देता है, जिसमें कि वो उसके सूखापन को, उसके रूखापन को मुलायम कर देता है। ऐसी परिस्थिति में जब नाक का कोई ब्लीडिंग इत्यादि हो तो नाक के ब्लीडिंग में हमेशा ध्यान रखें कि थोड़ा सा घी इत्यादि डाल दें, तिल का तेल डाल दें और थोड़ा सा कासाय पदार्थ का काढ़ा इत्यादि भी नाक में डाल दें, तो इससे भी आपके नाक का ब्लीडिंग तुरंत बंद हो जाएगा। और थोड़ा सा ये शिशिर ऋतु के साथ इस ऋतु में थोड़ा सा घी इत्यादि का, नारियल का, तिल का सेवन कुछ ज़्यादा नहीं करें, थोड़ा बहुत भी करें, तो ये सूखने की प्रवृत्ति जो है, जहाँ तहाँ वायु के द्वारा सुखाने की जो प्रवृत्ति है, घट जाएगा। अब हमारे शरीर में स्नेहन बना रहेगा, और जब स्नेहन इनके पदार्थ बने रहेंगे तो ब्लीडिंग की संभावनाएं कम रहेगी। इसलिए नाक की ब्लीडिंग में हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है कि थोड़ा सा हमको उसको सिंचित करते रहना है। नाक में डालने के लिए बहुत सारा तेल इत्यादि भी आता है, उसका भी थोड़ा सा इस्तेमाल करना चाहिए। और नहीं तो तिल के तेल का और घी का इस्तेमाल बहुत ही प्रशस्त है, बहुत ही उपयोगी होता है। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम मैं आपको समर्पित करता हूँ। धन्यवाद।